नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में उसमें दिया गया है इंडियन पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन। इसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आज इसको। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा है। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रहीं। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए। 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया तथा 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान किया। 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिए 1907 में CEH हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग यानी कि शाही आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 1909 में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का मत व्यक्त किया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्थापित कर स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया। ज्ञातव्य है कि इन विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिए। कब? 1935 में। सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्री मननारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया एवं संविधान के निर्देशक तत्व भाग 4 के भाग में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। ये अनुच्छेद 40 में इसकी व्यवस्था की गई। केसी कुमारप्पा ने स्वतंत्रतोपरांत गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई तथा यस के डे को इसका मंत्री बनाया गया। 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उसकी भागीदारी को बढ़ाना था, लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया, जो अधोलिखित है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत
समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव देने के साथ यह सिफारिश भी की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी ने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा। इसलिए बी.आर. मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में कुछ भागों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। अंततः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। समय समय अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। इसके बाद है जो समिति बनती है अशोक मेहता समिति। ये कब बनती है? 1977 बनती है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सितंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद व मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थे। मंडल पंचायतों में कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या और 10 से 15 गांव सम्मिलित किए जाने थे। इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे समस्त विकास कार्यों को केंद्रीभूत बनाया जाना चाहिए तथा विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद द्वारा व क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। समिति का मत था कि पंचायतों को निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए तथा मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए। समिति का सुझाव था कि पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में हो जाने चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। पंचायती राज के अंतर्गत वित्त निगम की भी स्थापना होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों का चुनाव संपन्न करवाना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद जो समिति बनती है डॉक्टर जी.वी.के. राव समिति 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए 1985 में डॉक्टर जी.वी.के. राव समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया। इस समिति ने वित्त आयोग के गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की, परंतु इसकी सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया। इसके बाद बनती है जो समिति डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति। कब बनती है? 1986 में। इसमें है कि ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश किया। इसके बाद एक समिति और बनती है पी.के. थुंगन समिति। कब बनती है? 1988 में बनती है। 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। समिति ने कहा कि पंचायतों का संबंध सीधा संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं।
प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। तत्पश्चात पंचायतों संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति आर वेंकट रमण ने इस विधेयक पर अपनी सम्मति प्रदान कर दिया। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इसके बाद है पंचायती राज। तो इसमें है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसमें दिया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं एवं निरर्हताएं, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन अधिनियम का पालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 1994 में चुनाव आयोजित किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपाय सहित राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम द्वारा स्थापित पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इस प्रकार भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण, प्रशासन में लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान अधोलिखित है, जैसे ग्राम सभा। तो इसमें है कि इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। इसके बाद है पंचायतों का गठन और संरचना। तो इसमें है कि अनुच्छेद 243 भी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। ध्यातव्य है कि भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। वहां पंचायतों के 4 स्तर जैसे ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 में किया गया है। इसके तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की
रचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाथ एक ही होगा। पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार तथा मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव जो है उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का मध्यवर्ती व जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व पदेन सदस्य के रूप में राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा नियत किया जाएगा। इसके बाद दिए गए पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो समितियां बनाई गई थी वो पाक समिति की है। तो इसमें जो पहली समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति कब 1957 में, संथानम समिति 1963 में, सादिक अली समिति 1964 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, GBK राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगन समिति 1988 में। इसके बाद दिया गया है कि परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गया है इसी में। तो बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जिला परिषद व मंडल पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। LM सिंघवी व PK थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया है, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। सादिक अली समिति का गठन राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। संथानम समिति पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान एवं उसके वितरण की समीक्षा से संबंधित थी। इसके बाद है कि पंचायतों में आरक्षण। तो इसमें है कि अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। इसमें से 1/3 भाग स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान स्त्रियों, सभी वर्गों की जो स्त्रियां होंगी के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित होंगे। पंचायतों में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम यानी कि बाय रोटेशन से आवंटित किया जा सकता है। आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी समान रूप से लागू होती है। उल्लेखनीय है कि 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू न होगा। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व न होने के कारण यह प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 334 में भी निर्दिष्ट अवधि तक प्रभावी रहेगा। ध्यातव्य है कि संविधान के 104वें संशोधन 2019 द्वारा यह अवधि 2030 ईस्वी तक नियत की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, किंतु राज्य विधानमंडल अन्य पिछड़ों वर्गों को किसी स्तर की पंचायतों में अथवा अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण दे सकता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने सन 2000 में पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन कर अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इसका नोट दिए गए है। क्या आप जानते हैं इसमें है कि पंचायतों में महिलाओं को स्थान आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन का सर्वप्रथम बीड़ा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उठाया था। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत पंचायती राज से संबंधित 64वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। भारत में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था।
इसके बाद है पंचायतों का कार्यकाल। तो इसमें दिए गए कि सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 243(ई)(3) के अनुसार पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व भी करा लिए जाएंगे, और यदि उसे समय से पूर्व भंग किया गया तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग की हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि तक ही होगा। इसके बाद दिए गए है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। तो इसमें है कि कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। दूसरा है कि यह 21 वर्ष की आयु से कम हो या मतलब यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य है। उल्लेखनीय है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य उक्त प्रकार के किसी निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, तो प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को निश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जैसा राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर विहित करे। ये कहा गया है अनुच्छेद 243(f) में कहा गया है। इसके बाद है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार आदि। तो इसमें एक राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। ये शक्तियां अधोलिखित के संबंध में हो सकती है, जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को कार्यान्वित करना। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय है, तो अभी दिया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अनुसूची 11 में कुल 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जिसके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। इसके बाद है राज्य वित्त आयोग। इसमें है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए अनुच्छेद 243 आय के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है जो अधोलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है। जैसे पहला है इसमें कि उन सिद्धांतों के बारे में जो राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण को, पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले कर, शुल्क, पथकर व फीसों के अवधारण को तथा राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में तथा किसी अन्य विषय में जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। राज्य का विधानमंडल द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अयोग्यताएं और उनके चयन की रीत विहित करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा उसे प्रदान करे। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। इसके बाद है राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसमें दिए गए अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य जो है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर और उसी प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन के दौरान आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल उसे उतने कर्मचारी
उपलब्ध कराता है जितने उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक हों। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। ज्ञातव्य है कि पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग की भांति ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ज्ञातव्य है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचन कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243 ZA के तहत दिया गया है। इसके बाद है निर्वाचन संबंधी विवाद में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ये दिया गया है अनुच्छेद 243 के रा में। इसके तहत जो है पंचायतों को चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। पंचायत चुनाव को चुनौती राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी एवं रेट के तहत ही किया जा सकता है। इसके बाद दिया गया है कि भाग 9 का लागू न होना। तो इसमें है कि अनुच्छेद 243 यम के अनुसार भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान अधोलिखित जो है राज्यों और क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। जैसे दिए गए अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र जो है मतलब इन क्षेत्रों पे लागू नहीं होता है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों को, मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है, पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। इसके बाद है पंचायत अधिनियम 1996। इसमें है कि अनुच्छेद 243 अंगा के खंड 4 ख के अनुसार संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान से वर्जित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। इसी उद्देश्य से 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पारित किया गया जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत 24 दिसंबर 1996 से लागू हो गया। इस अधिनियम को पेशा के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य प्रावधान अधोलिखित हैं, जैसे सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को पंचायतों द्वारा लागू करने से पहले ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी होगी। ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों हेतु लाइसेंस एवं खनन पट्टे आदि प्राप्त होंगे। सभी ग्राम सभाओं को अपने लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों, सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़े आदि सुलझाने के लिए परंपरागत तरीकों आदि की रक्षा करने का अधिकार होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन के योग्य बनाने के लिए राज्य विधानसभा समुचित अधिकार व शक्तियां प्रदान करेगी। इस अधिनियम के द्वारा आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है। ये ग्राम सभाएं आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं संरक्षण करेगी तथा शोषण मुक्त जीवन प्रदान करेगी। क्षेत्र पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक, इसमें है कि वह स्थानीय स्वशासन की मध्यवर्ती इकाई है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के योजक का कार्य करती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तथा ये निर्वाचन जो है सदस्य ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्षेत्र पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यद्यपि समय से पूर्व विघटन होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। इस समिति का मुख्य कार्य कृषि कार्य हो तो ऋण की व्यवस्था करना, बीज केंद्रों का संचालन तथा ग्रामीण विकास हेतु सड़कें, नाली एवं पुलिया का निर्माण तथा लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। ध्यातव्य है कि क्षेत्र पंचायत समिति इन कार्यों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, स्थानीय कर तथा मंडियों एवं मेलों से प्राप्त शुल्क का इस्तेमाल करता है। इसके बाद है जिला पंचायत। इसमें है कि वह स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है जिसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 50 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 75 तक
हो सकती है। जिला परिषद के सदस्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। कहता है कि जिला पंचायत सदस्यों की संख्या का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है तथा समय से पहले इसका विघटन होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। इसके बाद है अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2008। इसमें है कि इस अधिनियम का उद्देश्य वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत रूप से वनों में निवास करने वाले आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत न केवल उनके परंपरागत अधिकारों का संरक्षण किया गया है, अपितु जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर भी यथेष्ट बल दिया गया है। इसके बाद एक नोट दिया गया है कि क्या आप जानते हैं इसमें है कि अनुसूचित क्षेत्र, इसमें एक भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र की पहचान की गई है। इसका तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों से है। भारत के 10 राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। एक सूची दी गई, इसमें दी गई कि विभिन्न राज्यों की पंचायती राज संस्थाएं, तो इसमें दिए गए हैं पंचायतों को स्तर दिया है, उसके बाद 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय दिए गया है। तो इसमें है संस्थाएं में है जैसे ग्राम पंचायत, ये इसमें जो है राज्य कौन कौन से आते हैं, तो इसमें है जैसे केरल है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम है। और 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत आते हैं, पंचायत समिति आती है। और मतलब इसके अंतर्गत जो राज्य हैं असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, हरियाणा है। और 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद हैं। इसमें जो राज्य आते हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान है। तो 4 स्तरीय में ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद तथा जिले परिषद है। और इसमें जो राज्य है पश्चिम बंगाल है। इसके बाद इसमें दिए गए गोवा की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं, ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद हैं। और मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। सूची में दिए गए कि 11वीं अनुसूची के विषय और अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 6 के अंतर्गत। इसमें दिया गया है कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण दिया गया है। लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और भार वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी है, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांग व मानसिक मंद व्यक्तियों सहित। इसके बाद है दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का
अनुरक्षण। इसके बाद सिम नोट दिए गए, ध्यान दें, इसमें एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायत के तीनों स्तरों में का प्रावधान मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड राज्य में प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर तथा सिक्किम में एक स्तरीय पंचायती राज अर्थात केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष पर रखी गई है, जबकि अन्य राज्यों में यह 5 वर्ष है। केरल राज्य में सांसदों एवं विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता जो है नहीं प्रदान की गई है, वे केवल ग्राम सभा की बैठकों में ही भाग ले सकते हैं। आगे दिए गए उत्तर प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन एवं भत्ते। तो इसमें है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में पंचायत प्रतिनिधियों जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान के मानदेय में वृद्धि करते हुए ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों का भी मानदेय बढ़ा दिया है, जो अधोलिखित है। जैसे ग्राम प्रधान के लिए 3500 बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए 9,800 से बढ़ाकर 11,300 प्रतिमाह, अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए रुपया 14,000 से बढ़ाकर 15,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य का रुपये 1,000 प्रति बैठक से बढ़ाकर रुपये 1,500 प्रति बैठक तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य का रुपये 500 प्रति बैठक से बढ़ाकर रुपये 1,000 कर दिया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष भर में अधिकतम 6 बैठक की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सदस्य का पहले कोई मानदेय नहीं था, किंतु वर्तमान में रुपये 100 प्रति बैठक का प्रावधान किया गया है। वर्ष भर में अधिकतम 12 बैठकें की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाकर 25 लाख तथा ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ज्ञातव्य है कि छठे पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, 826 क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं 58,176 ग्राम पंचायत प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद है नगरीय प्रशासन यानी कि नगर पालिकाएं। तो इसमें दिया गया है कि भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है। इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। बाद में 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था। ज्ञातव्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924 एवं 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1989 में नगरीय शासन संबंधी प्रावधान के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था, किंतु राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण इसे कानूनी रूप प्राप्त न हो सका। इस विधेयक में सुधार कर प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव द्वारा इसे 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। क्रमशः 22 एवं 23 सितंबर 1992 को इसे लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया तथा 1 जून 1993 से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 243 से 243 या 6 तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया है। भाग 9 के तहत नगर पालिका के संबंध में किए गए प्रमुख प्रावधान अधोलिखित है। जैसे
नगर पालिकाओं का गठन, तो इसमें है कि प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उसी क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र में जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 243 क्यू में। इसके बाद है नगर पालिकाओं की संरचना दी गई है। तो इसमें है कि किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे वार्ड कहा जाएगा। किंतु राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है, जैसे ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागता आता है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो ऐसे नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इसके बाद है वार्ड समितियों के अध्यक्षों का। ध्यातव्य है कि ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन की जाए। कितनी पे? 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होने पर। अनुच्छेद 243 इसमें कहा गया है वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। इसके बाद है स्थानों का आरक्षण। तो इसमें है कि नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 टी के तहत किए गए हैं। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायतों के समान है। जैसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित होगा। इन आरक्षित स्थानों का 1/3 स्थान इन वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा तथा प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का 1/3 स्थान स्त्रियों यानी कि सभी वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान शामिल होंगे। आरक्षित स्थान नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित किया जा सकेगा। ज्ञातव्य है कि नगर पालिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परंतु राज्य विधानमंडल नगर पालिका सदस्यों या अध्यक्षों के पद हेतु पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल सन 2000 में अपने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं की अवधि। इसमें कि नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। उसे 5 वर्ष के पूर्व भंग किया जा सकता है, किंतु भंग करने के पूर्व उसे सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। नई नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन उसे कार्यकाल 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व कराया जाना चाहिए। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व में विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य करती है। उल्लेखनीय कि यदि विघटित नगर पालिका शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो उसके लिए निर्वाचन जो है 6 माह के भीतर आवश्यक नहीं है। इसके बाद है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। तो इसमें है कि कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन अयोग्य है, या यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा उसके अधीन अयोग्य है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके बाद दिया गया है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं प्राधिकार। इसमें है कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। कहा गया है अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में। ऐसी विधि में नगर पालिकाओं को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अधोलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए उपबंध जो है किए जा सकेंगे। जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कार्यों को करना और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत तो ये स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। ध्यातव्य है कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। इसके बाद है कर अधिरोपण की शक्ति। इसमें है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के संबंध में अधोलिखित उपबंध कर सकता है। जैसे उसे कर, शुल्क, फीसें और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीसें नगर पालिका को समानुदेशित कर सकता है। इसके बाद है जो तीसरा पॉइंट दिया गया है कि नगर पालिका के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है तथा नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसी निधियों में से धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। यहाँ एक सूची दी गई है कि ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं। इसमें योजना दिया गया है, एक तरफ उसके प्रारंभिक वर्ष दिया गया है। तो इसमें दिए गए पहला आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा 2 फरवरी 2006 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को, जल जीवन मिशन ग्रामीण अगस्त 2019, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन 21 मार्च 2018 को। आगे दिए गए हैं राज्य वित्त आयोग। तो इसमें है कि अनुच्छेद 243 यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243 के अधीन पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और अधोलिखित के बारे में सिफारिशें जो है राज्यपाल को देखा। जैसे उन सिद्धांतों के बारे में जो निम्नलिखित को शासित करेंगे, जैसे राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं और राज्यों के बीच वितरण को, ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो नगर पालिकाओं को समानुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को दिए गए सहायता अनुदान को, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय को, किसी अन्य विषय के बारे में जो राज्यपाल द्वारा नगर पालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए जाए। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और इसके बारे में की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन। तो इसमें है कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उसके सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग में
निहित होगा। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों संपत्ति जो है उपबंध कर सकेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 243 जेट ए में। अनुच्छेद 243 या 6 या 243 जेट जी के द्वारा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप से निरुद्ध किया गया है। इसके बाद है जिला योजना समिति। इसमें है कि अनुच्छेद 243 जेट जी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक एक जो है जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जिला योजना समितियों की संरचना ऐसी समितियों में स्थानों के भरे जाने व उसका अध्यक्ष चुने जाने की रीत तथा उसके कार्यों आदि के लिए उपबंध करेगा। परंतु ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 भाग सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। इसके बाद है महानगर योजना समिति। इसमें दिए गए हैं कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा समिति की संरचना, उसके स्थानों के भरे जाने, उसके अध्यक्षों के निर्वाचन की रीत और कार्यों आदि के बारे में वर्णन कर सकता है। इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। महानगर योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य को भेजेगा। ये कहा गया अनुच्छेद 243 जेड ई में। इसमें जो नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं उसकी सूची दी गई है। तो इसमें है कि 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 के डब्लू में। तो इसमें दिया गया है जो सूची दी गई है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें और पुल, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलों की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण करना, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यप्रद पहलों की अभिवृद्धि, शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है, लोक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं हैं, वर्गशालाओं और जन्म शोधनशालाओं का विनियमन। इसके बाद दिया गया है सहकारी समितियां। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। इसमें दिया गया है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा प्रदान किया गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 भी जोड़ा गया है। इस भाग के अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। सहकारी समितियों से संबंधित प्रमुख परीक्षा योग्य तथ्य अधोलिखित सारणी में है, जैसे क्रम संख्या है, अनुच्छेद है, विषय दिए गए हैं। तो इसमें है कि 243 जेड एच, इसमें दिया गया है परिभाषा। आई में दिया गया है कि सहकारी समितियों का निगमन व समापन। जे में दिया गया है बोर्ड के सदस्यों की संख्या व पदावधि। के में दिया गया है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन।
यम दिया गया है बोर्ड का दमन और निलंबन। यम में दिया गया है कि सहकारी समिति के लेखा का लेखा परीक्षण। यम दिया गया है कि सहकारी समिति के सामान्य सभा की बैठक। ओम दिया गया है सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। पीम दिया गया है विवरणी। क्यू में है अपराध और जुर्माना। आर्म दिया गया इस भाग के प्रावधान का बहुराज्यिक सहकारी समितियों का लागू होना। यस में दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। टीम दिया गया है विद्यमान विधि का जारी रहना। इसके बाद दिए गए अनुच्छेद 243 जेडएच के तहत प्राधिकृत व्यक्ति, बोर्ड, सहकारी समिति, बहुराज्यिक सहकारी समिति, पदधारक, रजिस्ट्रार, राज्य अधिनियम तथा राज्य स्तरीय सहकारी समिति को परिभाषित किया गया है। इसके बाद है कि अनुच्छेद 243 जेडजे के अनुसार सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होता है। निदेशक बोर्ड में उपरोक्त 21 सदस्यों के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्यों को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है, परंतु ऐसे सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में मतदान करने अथवा बोर्ड के किसी पदाधिकारी के रूप में चुने जाने का अधिकार नहीं होता है। सहकारी समिति का कार्यकारी निदेशक भी बोर्ड का सदस्य होता है और उसकी गणना निदेशक बोर्ड की अधिकतम संख्या 21 में नहीं की जाती है। बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि उनके निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की होती है। एक नोट दिया गया है कि इसमें क्या आप जानते हैं? इसमें दिया गया है कि सहकारी समिति से संबंधित संविधान के भाग 9 ख यानी कि 9 बी के अधिकांश प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द घोषित किया गया। इसमें दिया गया है कि 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम राजेंद्र यन शाह मामले में दिए गए कि एक ऐतिहासिक निर्णय में 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा शामिल सहकारी समितियों से संबंधित संविधान के भाग 9 ख यानी कि 9 बी के अधिकांश हिस्सों को रद्द घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2-1 के बहुमत से निर्णय देते हुए कहा कि भारत के संविधान का भाग 9 ख केवल उसी सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक यह बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के भाग 9 ख के तहत अनुच्छेद 243 जेड आई, जेड जे, जेड के, जेड एल, जेड एम, जेड एन, जेड ओ, जेड पी, जेड क्यू, जेड टी को रद्द कर दिया है, जबकि अनुच्छेद 243 जेड एच, अनुच्छेद 243 जेड आर तथा अनुच्छेद 243 जेड एस को पृथककरण के सिद्धांत के आधार पर बरकरार रखा गया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि चूंकि 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है, इसलिए 97 संविधान संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक था। ध्यातव्य है कि 97 संविधान संशोधन के मामले में यह अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था, अतः उक्त संशोधन द्वारा सम्मिलित संविधान के भाग 9 ख यानी 9 बी के अधिकांश प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। आगे दिया गया है कि अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार बोर्ड का निर्वाचन बोर्ड की अवधि के समापन के पूर्व होता है। बोर्ड के दमन के मामले में बोर्ड का निर्वाचन दमन की तिथि से 6 माह के भीतर कराया जाता है। सहकारी समिति के किसी बोर्ड को 6 माह से अधिक अवधि के लिए दमन या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा, परंतु निम्न दशाओं में उसका 6 माह से अधिक अवधि के लिए दमन या निलंबन किया जा सकेगा, जैसे उसके निरंतर व्यतिक्रम के मामले में या उसके द्वारा कर्तव्यों को निर्वहन में उपेक्षा करने पर या उसके द्वारा समिति या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर या उसके गठन या कृत्य में अवरोध पर या उसके निर्वाचन में असफलता पर। सहकारी समिति के साधारण सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। प्रत्येक सहकारी समिति वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित
प्राधिकरण के समक्ष विवरणी दाखिल करते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के अनुरूप इसमें दिए गए है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी, इसकी स्थापना सरकार के गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा होती है, इसलिए इसे नोटिफाइड एरिया कमेटी के नाम से जाना जाता है। यह नगर पालिका के भाग पूर्णतः निर्वाचित न होकर एक मनोनीत संस्था है। यह राज्य म्यूनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत होती है, जिसे कुछ स्वतंत्र शक्तियां दे दी जाती हैं। इसका निर्माण दो प्रकार के क्षेत्रों के लिए किया जाता है। जैसे इसमें पहला है कि औद्योगिकरण के कारण विकसित होते नए शहर या ऐसे शहर जिसमें अभी म्यूनिसिपल सरकार का निर्माण संभव ना हो। इसके बाद है जो टाउन एरिया कमेटी, इसमें है कि टाउन एरिया कमेटी एक अर्धनगर पालिकी संस्था है जिसके द्वारा सीवेज और सड़क पर प्रकाश की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसका निर्माण सामान्यतः छोटे कस्बाई नगरों के प्रशासन हेतु किया जाता है। टाउन एरिया कमेटी पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः जो है मनोनीत हो सकती है। यह राज्य विधानसभाओं के अलग अधिनियम द्वारा निर्मित होती है। इसके बाद है छावनी परिषद। तो इसमें 1924 में केंद्र सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के द्वारा छावनी परिषद अधिनियम का निर्माण किया गया है, जिसका स्थान अब छावनी परिषद अधिनियम 2006 ने ले लिया है। इन परिषदों का निर्माण कैंट क्षेत्र में नागरिक जनसंख्या के प्रसाधन के लिए किया गया है। छावनी परिषदें आंशिक रूप में निर्वाचित एवं आंशिक रूप में मनोनीत होती हैं। वर्तमान में देश में 62 छावनी परिषदें हैं। इन छावनी परिषदों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जो अधोलिखित है। जैसे पहला श्रेणी 50,000 से अधिक, द्वितीय श्रेणी 10,000 से 50,000 तक, तृतीय श्रेणी 2500 से 10,000 तक, चतुर्थ श्रेणी 2500 से कम। इसमें है कि निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं। कैंटोनमेंट क्षेत्र का कमांडिंग अफसर जो है इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके बाद जो दिए गए है पत्तन परिषद, इसमें है कि इसका निर्माण मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों के लिए किया गया है। इसमें है कि इनका मूल उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे पत्तन का प्रबंध एवं उसकी रक्षा, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। पत्तन परिषदों का निर्माण संसदीय अधिनियमों द्वारा हुआ है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। सामान्यतः इसके चेयरमैन पत्तन के अधिकारी होते हैं। इसके बाद है टाउनशिप। टाउनशिप में है कि एक ऐसे औद्योगिक निकाय के निकट स्थित हाउसिंग कॉलोनी का नागरिक प्रबंध करने के लिए टाउनशिप की स्थापना की जाती है। टाउनशिप का नियंत्रण एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होता है, जिसे सामान्यतः कंपनी के इंजीनियर अथवा अन्य अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं। परीक्षा इसमें दिया गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? 1907 में। शाही आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? CEH हाउस की अध्यक्षता में। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य कब से बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। पीके थोंगन समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किए गए हैं? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 के तहत, अनुच्छेद 243 से 243 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 40 के तहत। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये प्रविष्टि 5 में दिए गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए? 16 अनुच्छेद जोड़कर। परीक्षा इसमें दिए गए सामुदायिक
विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तुत किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन कौन सी थी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति था जिला परिषद। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। वर्तमान में पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती यानी खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। आगे दिए गए पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना दी गई है। इसके बाद संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 11 में दिया गया है। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती यानी खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है? 20 लाख से कम होने पर। किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार करती है, अनुच्छेद 243 ग के तहत। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान और सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? क्रमशः क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। परीक्षा दृष्टि में दिए गए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है? 1/3 है, 1/3। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। पंचायतों का नियमित चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें जो प्रावधान किया गया है कि पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराने व समय पूर्व भंग पंचायत के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराने का। किसी पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक है? 6 माह के भीतर। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, प्रथम अधिवेशन की तिथि से। परीक्षा में दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। सर्वप्रथम अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को किन 2 राज्यों में सर्वप्रथम एक साथ अपनाया गया था? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश का 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने किया था? अशोक मेहता समिति ने किया था। पंचायतों के रिक्त पदों हेतु निर्वाचन को किस प्रावधान द्वारा आज्ञाप्रद किया गया है? 6 माह के भीतर भरे जाने के प्रावधान द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 आई के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कब करता है? ये प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। राज्य वित्त आयोग का ऐसा क्या है? संवैधानिक निकाय है। पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? ये राज्य सरकार करती है। ये दिया गया है अनुच्छेद 243 के तहत। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है।
73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। परीक्षा देखने में दिए गए कि 1973 में गठित अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति ने किसे प्रमुखता प्रदान किया था? जिला परिषद को। जीबी के राव समिति का संबंध किससे है? पंचायत राज व्यवस्था से। योजना आयोग की सिफारिश पर पीबी के राव समिति का गठन कब किया गया था? 1985 में। किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किया था? एलएम सिंघवी समिति ने। कब? 1986 में। किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था? 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के। ये जो है मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। इसके बाद है इसमें कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? 29 सितंबर 1688 को मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1993 में। परीक्षा में दिए गए कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 20 अप्रैल 1993 को। नगरीय शासन व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। प्रविष्टि नंबर 5 में दिए गए हैं। नगर पालिका के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए? भाग 9 के दिए गए अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी के तहत। भारत में नगर पालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान किस तिथि को लागू हुआ? 1 जून 1993 को। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9(a) के तहत अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? 18 अनुच्छेद जोड़े गए। इसके बाद है कि नगरीय स्वशासन हेतु किन संस्थाओं के गठन का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए हैं? नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम के। परीक्षा दृष्टि में दिए गया है कि नगर पालिका सदस्यों का चुनाव किस रीत से किया जाता है? प्रत्यक्ष रीत से। किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? नगर प्रशासन क्षेत्र में। किनको राज्य विधानमंडल नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाए जाने का प्रावधान कर सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को। इसके बाद दिए गया है कि किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 243 टी के तहत। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? कुल स्थानों का 1/3 भाग। नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है, प्रथम अधिवेशन की तिथि से लेकर।